हेलो एवरीबॉडी। सोचिए अगर सेल्स ना होते तो कैसा होता। क्या हमारा लाइफ जीवन हमारा पॉसिबल हो पाता? बिल्कुल नहीं। सेल्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जितने भी ऑर्गेनिज्म है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर सेल्स होते हैं, फिर चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो या फिर प्लांट हो। सेल्स के बिना ना प्लांट में ग्रोथ है, ना एनिमल्स में, ना ह्यूमंस में। तो सेल्स क्या होते हैं? आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। सेल्स क्या है? आपकी एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है नॉर्मल ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये किससे एनक्लोज होती है? इसके सराउंडेड में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उससे इनक्लोज होती है। यहाँ पर आपके 200 से ज्यादा आपके बॉडी सेल्स होते हैं। आपकी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 200 से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। और मेन टाइप से आपसे दो टाइप के सेल होते हैं। प्राइमरी आपका प्रोकैरियोटिक, जो कि आपके ह्यूमंस में, बैक्टीरियाज में आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं आपके यूकैरियोटिक, जो कि आपके प्लांट्स और एनिमल में आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। दोनों सेल्स में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है ना, तो कुछ चीजें कॉमन होती हैं। एक सेल दूसरे सेल से, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है, ऑलरेडी पहले से सेल्स है, उससे मिलकर के आपका दूसरा सेल तैयार होता है। इस तरीके से कुछ आपकी ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने समझ चुके हैं किस तरीके से ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल होता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बनी हुई है, राइट। पिछला वीडियो से यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के पहले आप पहला वाला वीडियोस देखिए, जिसमें आपका इंट्रोडक्टरी वीडियोस है। और ये आपका सेकंड वीडियो है। आज से आपका सेकंड चैप्टर है वो स्टार्ट हो गया, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, राइट। तो हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट लेवल पर क्या होता है? हमारा मॉलिक्यूल्स और एटम्स, जैसे डीएनए हो गया, सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन ना। तो ये क्या है? आपकी ऑक्सीजन है, ये आपका मॉलिक्यूल्स है ना, सब मॉलिक्यूल्स है, डीएनए है, इनसे मिलकर के क्या बनता है? आपका सेल्स। सेल्स सेल्स आपका सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यू बना लेते हैं, राइट। सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स ने मिलकर के टिश्यू बना लिया। सेम टाइप के टिश्यू मिलकर के क्या बना लेते हैं? फिर हमारे ऑर्गन्स ना। अब ऑर्गन का फॉर्मेशन हो गया। ऑर्गन का फॉर्मेशन होने के बाद आपका सिस्टम का फॉर्मेशन होता है ना। पार्टिकुलर ऑर्गन मिलकर के, सेम टाइप के ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक्सक्रिएटरी सिस्टम, राइट। तो ये क्या हो गया? सिस्टम बन गया। अब सिस्टम लेवल क्रिएट करके आपस में क्या करते हैं? सिस्टम और लेवल ऑफ सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्मल लेवल ना। सभी सिस्टम मिलकर के क्या बना लेते हैं? ऑर्गेनिज्मल लेवल मीन्स जो नॉर्मल हमारी जीवित लाइफ है, जो लिविंग लाइफ है, उसको चलाने के लिए हमारा पूरा सिस्टम ऑर्गेनिज्मल लेवल हमारा होता है। इस तरीके से कुछ हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट जो हमारा होता है आपका यूट्रस में आपके प्राइमरीज जो होते हैं, उससे हमारा जनरेट होता है, राइट। देन कुछ हम यहाँ पर अभी लेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स, किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट आपका न्यूक्लियस होता है, जो मोस्ट ऑफ द पार्ट को कवर करता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आपका डीएनए हो गया, न्यूक्लियोप्लास्ट आता है, न्यूक्लियोस आता है, और न्यूक्लियस एनवलप आता है। ये सारी चीजें आपके किसके अंदर आ जाती है? न्यूक्लियस के अंदर आ जाती है। क्रोमेटिन हो गया, जीन्स हो गया है ना, आपका सिंगल मॉलिक्यूल हो गया, डीएनए है, ये सारी चीजें, और एसोसिएटेड इसके सेपरेट प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं? आपके न्यूक्लियस के अंदर आ जाते हैं। फिर होता है न्यूक्लियस के बाद आपका गोल्गी एपरेटस होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो कि आपके पावर हाउस ऑफ द सेल्स है। फिर आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो कि आपको यहाँ पर रेड कलर में दिखाई दे रही होगी, कवरिंग लेयर होती है, और आपस में दोनों सेल्स को सेपरेट करने का काम करती है, सेल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेव करती है। जो आपको स्काई ब्लू कलर का दिख रहा है, दिस इज आपका इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। इसको और आउटर को सेपरेट करने का, अलग अलग करने का काम होता है। फिर आपका साइटोप्लाज्म होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, राइबोसोम्स होता है, लाइसोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, कुछ आपकी रफ होती है,
और स्मूथ ना, इस तरह की जो आप यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्मूथ वाली। उसके बाद फिर इधर आप देखेंगे ये आपकी रफ है। रफ क्यों है? क्योंकि इसके साथ आपका राइबोसोम आके अटैच हो जाता है, इसके लिए रफ हो जाती है। और स्मूथ है, उसके साथ आपका राइबोसोम अटैच नहीं है, इसके लिए उसको हमने स्मूथ नाम दिया है, राइट। तो इस तरीके से कुछ आपका एक नॉर्मल सेल्स का, ह्यूमन सेल्स का स्ट्रक्चर होता है। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं उसके बारे में, इसके एनाटॉमी के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट इसमें होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये क्या होती है? आपकी आउटर फ्लेक्सिबल सरफेस होती है, आउटर फ्लेक्सिबल लेयर होती है, जो कि आपके सेपरेट करती है सेल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट को फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। रेड कलर की जो आपको दिखाई दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इंटरनल एनवायरनमेंट को सेपरेट करती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से और सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, राइट। देन आता है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में जस्ट अभी हमने जाना है। ये क्या होता है आपका कंट्रोल, दिस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल्स। ये आपके सेल्स का कंट्रोल सेंटर होता है, जिसके अंदर आपका सिंगल डीएनए होता है, आपका जीन्स होते हैं आपके, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये आपका मिलकर के इससे बना हुआ होता है आपका सेंटर, कंट्रोल सेंटर होता है आपके सेल्स को, जो कि कंट्रोलिंग करता है अदर जो भी आपके मटेरियल्स है उनको, राइट। फिर आता है आपका साइटोप्लाज्म। क्या आ जाता है इसके बाद? आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी दो स्ट्रक्चर होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स। तो साइटोसोल में क्या आता है? इट इज द फ्लूइड पोर्शन। साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल क्या होता है? आपका फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेन वाटर डिजोल्व सॉल्यूट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सबसे पहले साइटोप्लाज्म में आपका जेली लाइक सब्सटेंस होता है विद इन द सेल कंटेनिंग ऑर्गेनेल्स एंड साइटोस्केलेटन, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ करके जो आपको स्काई ब्लू कलर का हम कलर ले सकते हैं इसको, ये जो आपको विजुअल हो रहा है, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, तो ये सब जो मटेरियल है ये किसके अंदर आता है? ऑर्गेनेल्स भी आपके साइटोप्लाज्म के अंदर एक जेली लाइक आपका सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। साइटोप्लाज्म में जो जेली लाइक सब्सटेंस विद इन द सेल्स कंटेनिंग, इसके अंदर क्या क्या होता है? ऑर्गेनेल्स एंड साइटोस्केलेटन इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। क्या क्या होता है? साइटोसोल ना, साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स, तो ये सीक साइटोप्लाज्म के अंदर ही आता है। अभी हम देखेंगे साइटोसोल के बारे में। इट इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या है? आपका फ्लूइड पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, कंटेन वाटर, जिसके अंदर क्या होता है? आपका वाटर डिजोल्व सॉल्यूट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। किस चीज से मिलकर के बना हुआ है? वाटर डिजोल्व सॉल्यूट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है साइटोसोल। साइटोसोल के आपका फ्लूइड है साइटोप्लाज्म के अंदर का, जो कि आपका वाटर डिजोल्व सॉल्यूट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स के अंदर आपका स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है विद इन द सेल, परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती है पार्टिकुलर सबकी, और सबका एक पार्टिकुलर अलग अलग स्पेशलाइज फंक्शन होता है, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया ना। माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर आता है? आपके ऑर्गेनेल्स के अंदर ही इंक्लूड होता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे। ओके, सो दिस इज रेड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल प्रोड्यूसिंग एनर्जी। ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है जिससे एटीपी के फॉर्म में, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सारी चीजें हम करते हैं किससे? हमको एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। सेल्स का एक पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया बोथ आर। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, इसका क्या वर्क होता है? सिंथेसाइज प्रोटीन, रफ ईआर एंड लिपिड, स्मूथ ईआर। प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है रफ ईआर, जो कि अभी हमने देखा है, और स्मूथ ईआर जो है वो लिपिड को सिंथेसाइज करती है। उसको सिंथेसाइज करने का वर्क इनका होता है। फिर गोल्गी एपरेटस, अगला स्ट्रक्चर कौन सा है हमारा? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस कैसा है? जो देखो पिंक कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज गोल्गी एपरेटस। अब इसका क्या काम होता है भाई? गोल्गी एपरेटस
गोल्गी apparatus modify sort and package protein and lipid for transport. Okay, modify sort and package protein ना, ये क्या होता है आपका modified होता है sort and package protein. पैकेज आपका प्रोटीन होता है एंड लिपिड होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसका यूज होता है गोल्गी एपरेटस का. फिर आता है लाइसोसोम कंटेन एंजाइम टू डाइजेस्ट सेल्यूलर वेस्ट. लाइसोसोम का क्या काम होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो डेब्रिस होती है, गंदगी होती है सेल्स के अंदर, उनको क्या करता है, उनको डाइजेस्ट करने का, उनको इनगल्फ करने का काम होता है आपका किसका, लाइसोसोम का. किसका वर्क होता है, लाइसोसोम का. जो पिंक कलर का डॉट दिख रहा है बिंदी के जैसा, दिस इज आपका लाइसोसोम है, दिस इज आपका लाइसोसोम. इसका क्या काम होता है, सेल्स के अंदर जो भी डेब्रिस होती है, गंदगी होती है, वेस्ट पार्टिकल्स होता है, उसको डाइजेस्ट करके खत्म करने का इसका काम होता है. ओके, फिर आता है राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसाइज प्रोटीन होता है. साइटोस्केलेटन, लास्ट स्ट्रक्चर हमारा साइटोस्केलेटन, a network of the fiber that maintain the cell shape, secure organelles and specific position and allow cell to move. इसका क्या काम होता है, कम्युनिकेट करने में, मूव करने में. ये आपका एक नेटवर्क होता है फाइबर का, दैट मेंटेन सेल, जो कि आपके सेल्स के शेप को मेंटेन करता है, सिक्योर करता है आपके ऑर्गेनेल्स को इन स्पेसिफिक पोजीशन में, एंड अलाउ टू मूव, और इनको मूव करने में अलाउ करता है. ये इसका बेसिक फंक्शन होता है साइटोस्केलेटन का, राइट. सो इट्स ऑल अबाउट सेल्स के स्ट्रक्चर के बारे में हमने यहाँ पर समझा. अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, कोई बात नहीं, हम उसे बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह लेके चलेंगे, राइट. तो यहाँ पर क्या आता है, हमने देखा अभी इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल्स मेम्ब्रेन में, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. ये आपकी क्रूशियल होती है, क्रूशियल आपका इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है सेल्स का. इट इज द बाउंड्री दैट सेपरेट इंटरनल कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ना. एक्सटर्नल और एनवायरनमेंट को, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करने का इसका रोल होता है, अलग अलग करने का इसका कुछ की रोल होता है. प्लेइंग होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस होती है, पिछले लेक्चर में हम जान चुके हैं होम्योस्टेसिस क्या है, उसको मेंटेन करने में इसका की रोल होता है, एक इम्पोर्टेंट इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्राइमरी कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड बाइलेयर. किससे मिलकर के बनी हुई होती है, आपकी प्रोटीन से एंड लिपिड बाइलेयर से मिलकर के बनी हुई होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एम्बेडेड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट द की कंपोनेंट इंक्लूड, राइट. किस किस चीज से मिलकर के बनी है आपकी, प्रोटीन, लिपिड बाइलेयर ना, और एम्बेडेड प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें इसके अंदर कंपोज होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे. तो इसमें क्या कौन कौन सा प्रोटीन आता है आपका, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, इंटरनल प्रोटीन हो गया, इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, पेरिफेरल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन है. या चैनल प्रोटीन का हमारा नेक्स्ट अगला जो नाम होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन. ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोप्रोटीन है, और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, जो कि हमारे सेल्स को एनर्जी, एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी मिलती है वो इनसे मिलता है. फिर अल्फा हेलिक प्रोटीन है. तो कंप्लीटली ये प्रोटीन का इसमें फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन से मिलकर के आपकी बनी हुई होती है, जो कि सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है. ओके, फॉस्फोलिपिड. अब हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड. जैसा कि अभी आपने स्ट्रक्चर में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार और आप यहाँ पर देख लो. ग्लाइकोलिपिड हो गया, कार्बोलिपिड, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, चैनल प्रोटीन. ओके, phospholipid from the fundamental structure of the membrane arranged in the bilayer with the hydrophilic water attracting needs, heads facing outward and hydrophobic water repelling tail facing inward. Phospholipid में क्या क्या आता है आपका,
फॉर्म द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की फंडामेंटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। अरेंज इन द बाइलेयर विथ हाइड्रोफोबिक वाटर अट्रैक्टिंग हेड, इसका जो हेड है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, हाइड्रोफोबिक इसका हेड होता है। फेसिंग आउटवर्ड द हाइड्रोफोबिक वाटर रिफिलिंग टेल, ना टेल जो होती है वो कौन सी होती है, वाटर रिफिलिंग होती है, वो वाटर को बाहर निकालने का काम करती है। इसके बाद आता है आपका प्रोटीन, embedded within the lipid bilayer, these protein serve various function। प्रोटीन का क्या काम होता है, एम्बेडेड होता है आपका लिपिड बाइलेयर की जगह पर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्लाइकोप्रोटीन, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। कहाँ पर एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर के अंदर ये ढसा हुआ होता है, वहां पर सिचुएटेड होता है। दिस प्रोटीन सर्व वेरियस फंक्शन, इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, सिग्नल ट्रांसड्यूसन हो गया, जो सिग्नल आता है ब्रेन से मैसेज आता है ना, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, बॉडी का हैंड का जेस्चर मूवमेंट हो गया, हैंड का मूवमेंट हो गया, समटाइम एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टिमुलाई को हम रिस्पॉन्स करते हैं परसीव करके, तो ये सिग्नल को ट्रांसड्यूट करने का, ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन होता है। एक्टिंग एज एंजाइम, एंजाइम के तौर पर भी एक्ट करता है। दे कैन बी इंटीग्रल स्पेनिंग द मेम्ब्रेन और पेरिफेरल अटैच टू द सरफेस। नेक्स्ट आपका कोलेस्ट्रॉल, फाउंड विद इन द बाइलेयर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल कहां पर मिलता है आपको, फाउंड इन द बाइलेयर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हेल्प टू स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन्स फ्लूडिटी एंड इंटीग्रिटी। ये भी आपका बाइलेयर के अंदर ही होता है कोलेस्ट्रॉल। ओके, दिस इज आपका कोलेस्ट्रॉल, ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। कहाँ पर देखने को मिलता है, फाउंड विद इन द बाइलेयर कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल हेल्प टू स्टेबलाइज द मेम्ब्रेन फ्लूडिटी एंड इंटीग्रिटी। ये किसको मेंटेन करके रखता है, स्टेबल करके रखता है, स्थिर करके रखता है आपकी मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को, फ्लूड को, और उसकी जो इंटीग्रिटी है उसको बनाए रखता है, नॉर्मल रेंज में उसको स्टेबल करके रखता है। फिर आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ऑफन अटैच टू द प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आपका अटैच होता है प्रोटीन के साथ, जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, और लिपिड के साथ होता है तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड बोल देते हैं। एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट ऑफ द मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट ऑफ मेम्ब्रेन है उस जगह पर अटैच होता है। दे प्ले रोल इन द रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन, इसका फंक्शन किसमें होता है, रिकॉग्नाइज करने में, चीजों को पहचानने में, सब्सटेंस को, और आपस में सेल टू सेल उसको कम्युनिकेट करने में इसका रोल होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, दिस इज कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दिस इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक, कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लाइकोप्रोटीन से अटैच होता है, ग्लाइकोलिपिड से भी आपका अटैच होता है, जो कि आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइट ऑफ मेम्ब्रेन में होता है। इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिकॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन में, रिकॉग्नाइज करने में स्टिमुलाई को, और उसको कम्युनिकेट करने में इसका रोल होता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, फर्स्ट इसका जो फंक्शन होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द सेल इंजुरी, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द इंजुरी, सेल्स को प्रोटेक्ट करती है इंजुरी से, उसको सुरक्षा देती है, इंजुरी के एक कवच की तरह वर्क करती है, सील्ड की तरह, राइट। वेरियर, इट होल्ड और बाउंड सेल कंटेंट एंड मेंटेन इंडिविजुअलिटी ऑफ द सेल्स। इसका क्या वर्क होता है, अगला इसका जो फंक्शन है, ये होल्ड करती है एंड बाउंड करती है, सेल के अंदर जो भी कंटेंट होते हैं उनको होल्ड करके रखना आपस में, और उनको जोड़ करके रखना, और सेल की जो इंडिविजुअलिटी है उसको मेंटेन करना। शेप ऑफ द सेल्स, ये क्या करती है, आपके सेल्स को एक शेप देती है, एंकर स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ साइटोस्केलेटन विच प्रोवाइड डिस्टिंक्ट शेप ऑफ द स्पेसिफिक सेल्स। माइक्रोब्लाई, छोटी छोटी आपकी ब्लाइस होती है, इस तरीके से आपकी ब्लाई होती है, माइक्रोब्लाई जिनको हम बोलते हैं। दीज आर द मेम्ब्रेन इवेजिनेट स्पेशलाइज फॉर इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसका क्या फंक्शन होता है, आर द इवेजिनेट करती हैं, आपकी जगह प्रोवाइड करते हैं, स्पेशलाइज फॉर किसके लिए होती है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आप इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से जो भी कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर पाए, उसको अवशोषित कर पाए। नेक्स्ट है आपका एंजाइम, सम मेम्ब्रेन प्रोटीन कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, अदर इसका क्या फंक्शन होता है, कुछ मेम्ब्रेन होती है जो प्रोटीन एंड
सब मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करती है, कैटेलाइज करती है आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन को, कुछ एंजाइम होते हैं उनको। इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रेवल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल। जो नर्व इम्पल्स होते हैं हम एक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसा हमारा नर्व इम्पल्स आता है, केमिकल हमको मैसेज आता है, केमिकल मैसेंजर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। जैसे किसी ने हमारी फिंगर में पिंच हुआ दिया तो हम जल्दी से हाथ को वापस से खींच लेते हैं, ब्रिंग कर लेते हैं। तो ये नर्व इम्पल्स किसके थ्रू होता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इसमें रोल होता है इसको परफॉर्म करने में। सेलेक्टिव परमिबिलिटी, इट अलाउ एंट्री टू ओनली सेलेक्टेड सब्सटेंस एंड परमिबल टू अदर्स, इम्परमिबल टू अदर। तो सेलेक्टिव परमिबिलिटी मतलब जो इसके लिए हेल्पफुल है, जो चीजें अनुकूल है, वो सब्सटेंस को उनको क्या करती है, वो अलाउ करती है एंट्री करने के लिए, बाकी के लिए स्टॉप इम्परमिबल उनको परमिशन नहीं देती अंदर आने के लिए, है ना। जो चीजें सेल के लिए रिक्वायरमेंट है उसको ही अलाउ करती है एंट्री करने के लिए, बाकी चीजों को रोक देती है, राइट। कम्युनिकेशन, द मेम्ब्रेन कंटेंट रिसेप्टर दैट अलाउ सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द केमिकल सिग्नल। ना कम्युनिकेशन का क्या रोल होता है, इसके अंदर कुछ आपके रिसेप्टर होते हैं, और रिसेप्टर जो कि अलाउ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ईच कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू केमिकल्स। ईच सेल है वो अदर सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं आपस में केमिकल सिग्नल के थ्रू। अब हमने देखा छोटे छोटे सेल्स है तो आपकी बॉडी में 200 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप, और आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। तो ईच कम्युनिकेट जब आपस में कोऑर्डिनेट करके एक साथ वर्क करेंगे तभी आपका मूवमेंट है ना जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। तो आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू करते हैं, इनके साथ रिसेप्टर होते हैं, उस सिग्नल को मैसेज को रिसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग एक साथ कोऑर्डिनेट करके कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। अगला फंक्शन है बल्क ट्रांसपोर्ट, इट फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू आउट ऑफ द सेल थ्रू पैसिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, पंप, एंडोसाइटोसिस। ओके, बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इट इज द फैसिलिटेड मूवमेंट ऑफ मटेरियल, जो इंटरनल मूवमेंट होता है उनका मटेरियल को क्या करना, फैसिलिटेट करना, उसको फॉर्मेट करना इनटू आउटसाइड ऑफ द सेल्स। कैसे होता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस आपने पढ़ा होगा, लोअर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का आपका और सॉल्यूट का मूव होना, है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पंप, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या करती है इसको पंप, एंडोसाइटोसिस होते हैं उनको पंप करने का। सेल रिकॉग्निशन, द कार्बोहाइड्रेट चेन ऑन द सेल मेम्ब्रेन प्ले ए रोल इन द रिकॉग्नाइजिंग फॉरेन सेल्स एंड इन सेल सिग्नलिंग इम्पोर्टेंट फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, अनदर फंक्शन क्या होता है इसका, सेल को रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना। जो कार्बोहाइड्रेट इसकी चेन होती है उसका क्या फंक्शन होता है, सेल मेम्ब्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट की चेन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसका महत्वपूर्ण रोल होगा रिकॉग्नाइज करने में फॉरेन सेल्स, जो बाहर से सेल्स आ रहे हैं, जो अनहेल्दी सेल्स है बैक्टीरिया वायरस से, है ना, जो अनहेल्दी अफेक्टेड सेल्स है उनको सेल एंड सिग्नलिंग इम्पोर्ट फॉर इम्यून रिस्पॉन्स, और सिग्नल करता है उसके अकॉर्डिंग इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, है ना। जो हेल्दी सेल्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के, वो अटैक करके अनहेल्दी सेल को, बैक्टीरिया वायरस पैथोजन को अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी हो गया, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो इस तरीके से कुछ उनको रिकॉग्नाइज करता है, नहीं तो फिर ये सही से काम नहीं करती तो समटाइम हमको क्या होता है, इम्यून डिसऑर्डर जो हमारा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा हेल्दी सेल्स ही हमारे हेल्दी सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा हेल्दी है कौन सा अनहेल्दी है। तो इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है ना। हेल्दी सेल्स ही हेल्दी सेल को आपके डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं उस। तो ये किस में होता है आपका, ऑटोइम्यून डिसीज में। ऑटोइम्यून डिसीज में क्या करता है, हेल्दी सेल्स जो वो हेल्दी सेल्स पे अटैक करके आपस में लड़ाई करके एक दूसरे को किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है, अब भाई हेल्दी सेल्स आपकी बॉडी के अंदर कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको क्या होगा, इम्यून सप्रेस होगा, आपको इम्यून सिस्टम की आपका वीक हो जाएगा, इम्यून आपको डिसऑर्डर हो जाएगा ना। तो इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है अनहेल्दी सेल को, बैक्टीरिया वायरस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना, पर ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते, आपस में कंफ्यूज होके आपस में लड़ मरते हैं बेचारे। इसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इस डिसीज को हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसीज। ओके, सो इन द लास्ट
हम यदि इसकी समरी देखें तो हमने सेल का इंट्रोडक्शन देखा। सेल आपका एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, एनक्लोज करती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। 200 आपके लगभग डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी सेल्स होते हैं अवर ह्यूमन बॉडी में। एराइज एक सेल से दूसरे सेल आपका सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उससे आपका मल्टीपल 2 सेल का डिवीजन होता है। 2 टाइप के आपके मेन सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो कि आपको ह्यूमंस में देखने को मिलते हैं, यूकैरियोटिक जो कि आपको एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स में देखने को मिल जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर में आपका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर आपका क्रोमेटिन होता है, आपका डीएनए होता है, जीन्स होते हैं और क्रोमोसोम होता है, ये सारे इसके अंदर आ जाता है। गोल्गी एपरेटस होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया आपका पावर हाउस होता है, सेंट्रल कंट्रोलिंग होता है आपका न्यूक्लियस। उसके बाद आपका स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ होती है, रफ इसलिए होती है क्योंकि उसके साथ आपका राइबोसोम अटैच होता है। फिर आपका लाइसोसोम होता है और जो कि डेब्रिज को, आपको गंदगी को, जो भी सेल्स का मटेरियल उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, किल करने का काम करता है। इस तरीके से कुछ आपका सेल्स का स्ट्रक्चर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि आपकी आउटर कवरिंग लेयर होती है, सेल्स को प्रोटेक्ट करती है आउटर इंजुरी से। और भी इसके मल्टीपल फंक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस होते हैं जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा, जो कि आपके स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आता है। एक प्रोटेक्ट करने का काम करती है, बैरियर का काम करती है, सेफ ऑफ द सेल, सेल्स को एक सेफ देती है। माइक्रोबिलाई का फंक्शन होता है, कम्युनिकेशन का इसका फंक्शन होता है, सेलेक्टिव परमिबिलिटी होती है, इम्पल्स ट्रांसमिशन एंड बल्क ट्रांसमिशन में इसका रोल होता है। ऑलराइट, तो इट्स ऑल अबाउट सेल्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके आने वाले पार्ट्स के बारे में भी हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। यदि आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव कर सकते हैं। अगले वीडियोस में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।